हेलो, नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारा सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ होगा? यह बादल अंततः अपने आप में बिखर गया और सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। इस विचार को नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। यह हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन बात यह आता है कि यह सिद्धांत आया कहाँ से? आज हम नेबुलर हाइपोथेसिस के पीछे वैज्ञानिकों और विचारकों जैसे इमैनुअल कांट, पियरे साइमन लैपलास, ऑटो सिम्ट और कार्ल वाइजासर की भूमिकाओं को समझेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि एक्रीशन की प्रक्रिया से सूर्य का निर्माण कैसे हुआ और इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है, अर्थात यह सिद्धांत किन किन बातों पर सही साबित नहीं हो पाया। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकलते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट ने प्रस्तावित किया था। इन्होंने यह सुझाव दिया कि हमारा सौरमंडल एक घूमने वाले गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ। उस समय उनका ये विचार बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि यह दर्शन और प्रारंभिक वैज्ञानिक सोच का मेल था। मतलब सिंपल शब्दों में उनका कहना है, ये शब्दों में हम ऐसे समझते हैं जैसे कि आप एक किचन मिक्सर में आटा डालते हैं और वह घूमता है, धीरे धीरे वो आटा गोल आकार में आने लगता है। वैसे ही गैस और धूल का बादल घूमते घूमते सौरमंडल में बदल गया। लेकिन इसे पियरे साइमन लैपलास ने आगे विकसित किया। लैपलास ने यह अवधारणा दी, यह घूमता हुआ बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण बिखर गया। जब बादल बिखरता है तो यह एक डिस्क के आकार में बदल जाता है। इस डिस्क का केंद्रीय भाग अधिक घना हो जाता है और वहीं से सूर्य का निर्माण हो जाता है। सिंपल शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक पोट्रे व्हील, जिससे वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, उस पर मिट्टी रखकर उसे घुमाते हैं। जैसे जैसे वह घूमता है, बीच का हिस्सा गोल और घना होता और किनारे फैलते जाते हैं। इसी तरह सौरमंडल के केंद्र में सूर्य बना और आसपास के हिस्सों ने ग्रह का रूप ले लिया। अब बात इसमें आती है एक्रीशन प्रक्रिया की, जिसे हम थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंतरिक्ष के कण आपस में चिपक कर बड़े पिंड बनते हैं। सौरमंडल की शुरुआत में छोटे धूल के कण आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ने लगे। जैसे जैसे यह समूह बढ़ते गए और अधिक सामग्री को आकर्षित करना शुरू कर दिया। मिलियन वर्षों में यह समूह प्रोटोप्लैनेट्स बन गए, जो बाद में आज के ग्रहों में परिवर्तित हो गए। यह वैसे ही बना जैसे जब हम एक चावल रखते हैं और बराबर एक चावल रखते रखते वो बड़ा सा ढेर बन जाता है। जस्ट सेम ऐसे ही शुरू में छोटे कण जुड़े और फिर बड़े ग्रह के रूप में बन गए। सूर्य का निर्माण कैसे हुआ? गैस और धूल का केंद्रीय हिस्सा भारी और गर्म होकर सूर्य में बदल गया। सूर्य का केंद्रीय भाग आसपास के पदार्थों को अपनी ओर खींचता गया, जिससे उसका द्रव्यमान और तापमान बढ़ गया। जब तापमान एक विशेष स्तर पर पहुंच गया तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और सूर्य जल उठा। यह पूरी प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण और केंद्रीय बल के अद्भुत तालमेल का एक विशिष्ट उदाहरण है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य जल कैसे गया और बाकी ग्रह नहीं जले। तो इसका एक उदाहरण हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जब आप एक बल्ब जलाते हैं तो उसका फिलामेंट पहले गर्म होता है और रोशनी देने लगता है। ठीक वैसे ही सूर्य का केंद्रीय भाग इतना गर्म हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन से वह जलने लगा। जब आप बात करें ऑटो सिम्ट और कार्ल वाइजर की, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस में तापमान और घनत्व जैसी बातों को जोड़ा। 20वीं सदी में इन्होंने इस सिद्धांत को और बल दिया, जिससे पुराने मॉडल और बेहतर हुए। इन्होंने कहा तापमान और घनत्व ने सौरमंडल के गठन को प्रभावित किया। नेबुलर हाइपोथेसिस की सीमाएं, मतलब यह सिद्धांत हर चीज को नहीं समझा पाता है। यह ऐसे ही जैसे आपने पजल का बड़ा हिस्सा सुलझा लिया हो लेकिन कुछ टुकड़े फिट नहीं हो रहे हों। ठीक वैसे ही यह मॉडल ग्रहों की गति को पूरी तरह से समझा नहीं पाता है।
कुछ ग्रहों की कक्षाएं झुकी हुई हैं और सौरमंडल के प्लेन से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा धूमकेतु और बौने ग्रह जैसे कुछ खगोलीय पिंड इस मॉडल में फिट नहीं बैठते हैं। यह सिद्धांत बाइनरी स्टार सिस्टम के निर्माण को भी पूरी तरह से समझा नहीं पाता है। फिर भी नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे सौरमंडल और तारों के निर्माण को समझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष ये निकलता है इन बातों का, नेबुलर हाइपोथेसिस यह बताने का अच्छा तरीका है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना। अगर यह विषय आपको रोचक लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के नीचे